हम लोग ज्योग्राफी का अगला सेक्शन देखें और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वाताग्र, है ना। जिसका नाम है वाताग्र चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात ठीक है। दैट मीन्स फ्रंट्स, साइक्लोन और एंटी फ्रंट्स के ऊपर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन चक्रवात और प्रतिचक्रवात को समझने से पहले आपको वाताग्र समझना चाहिए कि वाताग्र होता क्या है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं कि दो विपरीत प्रकृति का हवा, वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। दो विपरीत नेचर का हवा जब आपस में क्या करती हो, टक्कर करती हो। दो विपरीत का अर्थ क्या है, यहाँ पर विपरीत का अर्थ भी जरा सा ध्यान में रखिएगा कि चाहे तो दोनों में अंतर तापमान को लेकर के हो। जैसे मान लिया जाए कि एक हवा है जिसकी टेम्परेचर जो है वो मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है और एक हवा है जिसका टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों तो हवा ही है, लेकिन दोनों में एक बात को लेकर के अंतर है, तापमान को। तो चाहे तो तापमान को लेकर के अंतर हो या आर्द्रता को लेकर के अंतर हो। आर्द्रता कहने का मतलब मान लिया जाए कि 20 डिग्री वाला सेल्सियस वाला जो हवा है वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आर्द्रता उठाया हुआ है और दूसरा वाला जो है वो मान लो क्या 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आर्द्रता उठाया हुआ है। तो दोनों की आर्द्रता की वैल्यू अगर अलग है तो भी वो क्या है बताइए, दो विपरीत प्रकृति का हवा है। तो चाहे तापमान को लेकर के अंतर हो या आर्द्रता को लेकर के अंतर हो या घनत्व को लेकर के अंतर हो या गति को लेकर के अंतर हो, नहीं, या दिशा को लेकर के अंतर हो, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी आधार पर दोनों हवाओं में क्या हो, अंतर हो। चाहे वो इनमें से किसी एक के आधार पर अपना अंतर रखा हुआ हो। ये दो विपरीत प्रकार की हवाएं जब आपस में टक्कर करती है, नहीं, तो वहीं पर क्या होता है, वाताग्र बनता है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे, ये भी मैं आपको समझाऊं तो आपको ना क्लियर कट बात समझ में आ जाएगा कि कैसे दोनों में अंतर होता है, ये देखा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, आपको याद होगा पवन चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो बिल्कुल बीच से जो बराबर बराबर आधा हिस्सा में काटती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री का रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो था वो 30 और 35 का एक बेल्ट था, नहीं, ये वाला मान लो 30 डिग्री का लाइन है और ये वाला मान लो 35 डिग्री का। तो इसकी बीच का एक बेल्ट था जो हमने आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, याद होगा। ठीक है, और ये वाला जो है वो क्या है, 60 और 65 का बेल्ट है। ये वाला, ये 60 और 65 का बेल्ट है, नहीं, और ये वाला जो है वो 90 का बेल्ट है। ठीक ऐसे ही नीचे भी 30 से 35, 60 से 65 और 90 के बीच, जिसमें आपको हमने बताया था कि यहाँ पर लो प्रेशर होता है। ये लो प्रेशर का बेल्ट है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य जब लंबवत होती है, नहीं, जब लंबवत होती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, हिट हो जाता है। जब सूर्य अधिकतम प्रकाश यहाँ पर गिराएगी तो ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि गर्म चीज़ें फैलती है और फैलने के बाद वो हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ें हमेशा क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो यहाँ पर के जितने भी हवाएं हैं वो गर्म होकर क्या हो चुकी है, ऊपर उठ चुकी है। तो ऊपर उठ चुकी है तो ये वाला ग्राउंड क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई दाब नहीं है। तो ये लो प्रेशर का बेल्ट था। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, हाई प्रेशर का बेल्ट था। यहाँ भी लो प्रेशर का बेल्ट था और यहाँ भी हाई प्रेशर का बेल्ट था। ये मैंने आपको समझाया हुआ था। और जानते हैं कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती है, नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये भी हाई प्रेशर है और ये क्या है, लो प्रेशर है, और इधर भी लो प्रेशर है। तो ये हाई प्रेशर से हवा एक क्या करेगी, इधर की ओर चलेगी। और फेरल का नियम क्या कहता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में हवा चल रही हो तो अपने वो मूल दिशा से किधर, राइट मुड़ जाती है। तो जरा सा देखो कि जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो अपने आप को भी अब ऊपर से नीचे चलाओ। तो जब आप अपने आप को ऊपर से नीचे चलाएंगे तो आपका राइट किधर पड़ेगा, इधर। तो ये हवाएं जो है सो ऐसे चलेगी, हाई टू लो, नहीं, फेरल के नियम की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, राइट मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो तो क्या होता है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर का बेल्ट है और यहाँ लो है। तो यहाँ से भी तो इधर हवा चलेगी। तो अभी इस बार इधर से इधर अपने आप को चलाओ तो आपका राइट इधर पड़ेगा, ऐसे देखिए, ये नहीं, ये, और ऊपर से क्या होता है,
ये वाला देखो हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो यहां पर भी हवा आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना, थोड़ा सा राइट मुड़ जाएगा। अब जरा सा एक चीज ध्यान से देखिए, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है? पोल पे, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? 0 डिग्री पे। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या कि अगर ये ठंडी जगह से हवा निकल के आ रही है तो ऑब्वियसली ये पवन क्या होगी? ठंडी होगी। और ये इसके तुलना में ये वाला गर्म है, तो यहां से जो हवा जाएगी वो कैसी होगी? गर्म। तो जरा सा बताओ कि ये दोनों की दोनों हवाएं जो एक पॉइंट पर आ रही है, क्या दोनों हवा का प्रकृति सेम है क्या? ये दोनों जो हवा है इसकी प्रकृति सेम नहीं है, इसलिए जब भी दोनों ये टक्कर करेगा तो यहां पर क्या बनेगा? वाताग्र बनेगा। समझ रहे हैं? तो देखिएगा क्या, एक ऊपर की तरफ से हवा आ रही है, किधर से? पोल की तरफ से। मैं सीधा बना रहा हूं समझने के लिए, लेकिन ये रियल में सीधा नहीं आता, थोड़ा सा राइट मुड़ जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी में थोड़ा सा क्या हो जाता है? लेफ्ट मुड़ जाता है। सिमिलरली देखा हमने कि 60-65 पर नीचे की तरफ से भी हवा जा रही है। ठीक है, नीचे की तरफ से भी हवा जा रही है। अब ये विपरीत नेचर का जब हवा टकराएगा तो यहां पे क्या बनेगा? वाताग्र बनेगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊं कि वाताग्र होता क्या है, ये देखिएगा। अभी हमने एक बात आपको कहा कि कोई भी जब ठंडी चीज होती है ना, तो वो ठंडी चीज क्या होती है? सिकुड़ जाती है, और जो चीज सिकुड़ जाएगी उसका घनत्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और जिसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा वो भारी हो जाएगा, और भारी चीजें नीचे आ जाएगी। तो ठंडी चीजें हमेशा नीचे की ओर आती है, और गर्म चीजें जो है वो हल्की होकर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो आप देखेंगे कि जब ये दोनों हवा टकराएगा तो क्या ये हवा ऐसे टक्कर करेगा, ऐसे टक्कर करेगा, या टक्कर होने के बाद ये ठंडी हवा नीचे चली जाएगी और ऊपर हवा ऊपर चला जाएगा? गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे, क्योंकि ठंडी चीजें भारी होती है, गर्म चीजें हल्की होती है। तो देखिए कि जब ये ठंडी जो जब नीचे जाएगी और गर्म जब ऊपर चढ़ेगा तो यहां पर एक ढाल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए ऐसे एक ढाल बन जाएगा। तो ये जो ढाल होता है ना, ढाल, इसी ढाल को कहा जाता है वाताग्र। तो यहां पर जो स्लोप बनता है, यहां पर जो स्लोप बनता है यानी जो ढाल बनता है, उसी को वाताग्र कहा जाता है। तो जब जब दो विपरीत नेचर का हवा टक्कर करेगा तो ऑब्वियसली एक ऊपर तो दूसरा नीचे हो जाएगा, और जैसे ही नीचे होगा तो यहां पे ढाल बन जाएगा। तो इस ढाल को वाताग्र बोलते हैं। समझ रहे हैं? और देखिएगा क्या कि कुछ दूर तक इसका नेचर भी है, कुछ दूर तक इसका, जैसे इसको देखिए ऐसे, इतना दूर तक ये ठंडा वाला भी है और गर्म वाला, दोनों मिला हुआ है। फिर इस पॉइंट पर आकर के ये अलग हो गया और ये नीचे की तरफ अलग धस गया, ऐसे ये नीचे की तरफ धस गया और ये ऊपर की तरफ चढ़ गया। तो यहां से ये बिल्कुल अलग हो गया नहीं, और ये यहां से अलग हो गया। लेकिन ये वाला एरिया जो है वो मिक्स है। मिक्स मतलब इसमें गर्म हवा का भी नेचर है और ठंडा हवा का भी नेचर है। तो जिस पॉइंट तक गर्म हवा और ठंडा हवा मिक्स रहता है, संक्रमणित रहता है, मिला हुआ रहता है, तो उसको वाताग्र प्रदेश कहा जाता है। वाताग्र क्या? प्रदेश। वाताग्र प्रदेश और वाताग्र में अंतर समझ में आया? फिर से, जो ढाल बनती है टक्कर के कारण, उस ढाल को वाताग्र कहा जाता है। लेकिन जिस एरिया तक ठंडा और गर्म दोनों मिला रहता है, जैसे मैं ऐसे यहां पर आपको बना करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये जो पीली वाली जो हवा है ना, इसको थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं क्या कि इधर से गर्म हवा जा रही है। ठीक है, और ये जो आपको मैं सफेद वाला बना के दिखा रहा हूं, ये मान लीजिए कि क्या, ये जो है वो ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, ये ठंडी हवा मान लेते हैं और इसको हम गर्म हवा मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों यहां से टक्कर करने वाली है। अब जब टक्कर करेगी तो क्या होगा पता है? पीली हवा गर्म है, समझ रहे हैं? तो गर्म है तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो पीली हवा जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं, और ठंडी हवा जो है वो क्या करेगा? नीचे की तरफ। ठंडी हवा, इसको मैं व्हाइट से बना लेता हूं ताकि आपको दिखे, और ये ठंडी हवा जो है ना वो नीचे की ओर ऐसे धस रहा है। ठीक है, ऐसे धस रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप ये देखेंगे, यहां से देखिए ध्यान से, कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा अब ठंडी का बन गया। ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरा गर्म का बन गया। लेकिन ये क्षेत्र में तो दोनों मिक्स है ना। तो जिस क्षेत्र में दोनों का नेचर मिक्स है वो वाताग्र प्रदेश कहलाता है, और ये जो ढाल बन गया है वो वाताग्र कहता है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो वाताग्र किसको कहते हैं समझ गए? जहां पर दो विपरीत प्रकृति की हवाएं जब आपस में टक्कर करती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग वाताग्र कहते हैं। समझ गए? अब जरा सा देखिएगा, ये जो वाताग्र होता है ये 4 प्रकार का होता है। देखो, वाताग्र जब समझ लोगे ना तभी आपको सही से समझ में आएगा क्या चीज, चक्रवात और प्रतिचक्रवात का मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो जरा सा देखिएगा, वाताग्र जो होता है वो कितने तरह का? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ क्या फ्रंट।
फ्रंट जो होता है वो चार तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है शीत वाताग्र। शीत वाताग्र, शीत वाताग्र कहने का मतलब कोल्ड फ्रंट, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश शब्द क्या यूज करेंगे? कोल्ड फ्रंट, ठीक है। कोल्ड फ्रंट मतलब शीत वाताग्र। दूसरा क्या होता है? गर्म या उष्ण वाताग्र। दूसरा क्या होता है? उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, जिसको क्या बोलेंगे? वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट। तीसरा होता है अधिविष्ट वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। इसके लिए इंग्लिश शब्द है ऑक्यूलेटेड, ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड फ्रंट। और तीसरा है आपका जिसको बोलते हैं अस्थाई वाताग्र। अस्थाई वाताग्र मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। तो ये चार प्रकार का फ्रंट होता है, ठीक है। जरा सा देखिएगा कि ठंडी हवा और गर्म हवा जो एक दूसरे के तरफ आके टक्कर करने वाली है, क्या जरूरी तो नहीं है कि दोनों की स्पीड बराबर होगी, दोनों सेम अटैकिंग मोड में आएगा, कि मैं भी उतना ही स्पीड से इस पर अटैक करने जा रहा हूं, ये भी उतना ही स्पीड से अटैक करने आ रहा है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है वो आक्रामक होता है। आक्रामक कहने का मतलब, आक्रामक कहने का मतलब ये जो है वो अटैकिंग मोड में आ रहा है। तो जरा सा समझिएगा कि दो हवाएं टक्कर करने आ रही है, एक गर्म है और दूसरा ठंडी है, विपरीत नेचर की है। लेकिन यहां पर अटैकिंग मोड में कौन आ रहा है? ठंडी वाला। ठंडी वाला खूब जोर अटैकिंग मोड में आ रही है और ये जो है वो आराम से आ रहा है। तो स्थिति क्या होगा कि ये गर्म हवा जो है वो अटैकिंग मोड में तो है नहीं, ठंडी अटैकिंग में है। तो क्या करेगा? ये इसको नीचे नहीं दबाएगा, बल्कि ये तेजी से नीचे जाएगा और इसको ऊपर उठा देगा। तो जब ठंडी हवा अटैकिंग मोड में आता है तो गर्म हवा को धक्का देके ऊपर कर देता है। तो ये जो ऊपर हुआ है, ये जो ढाल बना है, ये जो वाताग्र बना है, वो बनाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन किया है? गर्म वाला कि ठंडी वाला? क्योंकि ठंडी वाला अटैकिंग मोड में आया, वो नीचे जाके इसको ऊपर उठा दिया। नहीं तो जब ठंडी हवा अटैकिंग मोड में होता है तो उसको शीत वाताग्र कहते हैं। तो शीत वाताग्र में याद रखिएगा कि यहां पर दो तरह की हवाएं तो हैं, लेकिन यहां पर अटैकिंग मोड में जो एयर आया है, हाई स्पीड से जो एयर आया है, वो ठंडी वायु है, समझे। तो वो नीचे जाकर के इसको क्या कर दिया? ऊपर उठा करके और वाताग्र बना दिया। और इसकी जो रेशियोज होता है जरा सा समझिएगा। शीत वाताग्र समझ गए? शीत वाताग्र में याद रखिएगा वाताग्र बनने की घटना तो दो हवाओं के टक्कर ही है ना, लेकिन यहां पर देखा जाएगा कि अटैकिंग मोड में कौन आया है, रिस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन है ज्यादा, किसके कारण ये बन रहा है। तो ठंडी हवा अगर अटैकिंग मोड में है तो ऑब्वियसली इसके लिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठंडी हवा है। तो ठंडी हवा के कारण जो वाताग्र बनता है, इसका जो रेशियोज होता है वो होता है 1:25 से लेकर 1:100 तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर यह 25 किलोमीटर आगे की ओर बढ़ेगा, समझ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ेगा, तो 1 किलोमीटर हवा जो है वो ऊपर उठा देगा। मतलब कि ठंडी हवा जो है वो 25 किलोमीटर तक ऐसे जाएगा, 25 किलोमीटर तय करने पे 1 किलोमीटर इसको उठा देगा। अगर ये 50 किलोमीटर तय करेगा तो 2 किलोमीटर उठा देगा हवा, समझ रहे हैं। तो जितना ज्यादा ऊपर उठाएगा, है ना, तो जैसे जैसे आप जानते हैं कि हवा ऊपर उठती है वैसे वैसे तापमान इसका घटने लगता है और वो फिर संघनित होकर बादल बना देता है और फिर वर्षा होने लगती है। तो और अगर 100 के रेशियो से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 100 किलोमीटर ऐसे जाएगी तो 1 किलोमीटर ऊपर उठा देगी, समझ रहे हैं। अच्छा, तो अब जरा सा देखिएगा क्या होता है कि यहां पर 25 किलोमीटर 1 किलोमीटर, पर 25 किलोमीटर 1 मीटर उठा देती है, 1 किलोमीटर उठा देती है। तो ये क्या होता है? जल्दी से संघनित होकर के और यहां पर तेजी से क्या करता है? वर्षा करता है। तो जब शीत वाताग्र बनता है तो इसमें दो बातें याद रखिएगा शीत वाताग्र के अंदर में। पहली बात, ठीक है, कि यहां पर जो वर्षा होगी वो तीव्र होगी। शीत वाताग्र के कारण वर्षा तीव्र मतलब तेज वर्षा होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, कम समय के लिए। जैसे देखा होगा आपने कि आज के 5-6 दिन पहले वर्षा आया था और ये वर्षा 3 ही 4 मिनट हुआ था, लेकिन बहुत तेजी से हुआ था। तो जब बहुत तेजी से वर्षा हो, शॉर्ट टर्म के लिए वर्षा हो, तो वहां पर जो वाताग्र बना हुआ है वो शीत वाताग्र बना हुआ है। यही है शीत वाताग्र, समझ गए। तो शीत वाताग्र में 2-3 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला पॉइंट शीत वाताग्र में क्या आपको समझना है? पहला पॉइंट ये कि यहां पर कोल्ड एयर जो होता है वो अटैकिंग मोड में होता है, ठीक है, और वार्म को ऊपर उठाता है। और कैसे उठाता है? तो 25 से 100 के बीच में इसका रेशियोज होता है, यानी 1:25 या 1:100 के बीच में। इसका मतलब जितना रेशियो में है उतना वो आगे जाएगा तो 1 किलोमीटर उठा देगा, समझ गए। और जब वो उठा देगा तो ऊपर जल्दी से संघनित होकर बादल बनेगा और बादल बनकर नीचे वर्षा कराएगा।
अगला है उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में भी समझ जाओ सेम कंसेप्ट है। इस बार क्या है कि इस बार इधर से ठंडी हवा आ रही है, इधर से गर्म हवा आ रही है, लेकिन इस बार गर्म हवा अटैकिंग मोड में है। तो गर्म हवा अटैकिंग मोड में है तो गर्म हवा आकर के इसको नीचे की तरफ दबा के खुद ऊपर चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, खूब चढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो है ना हॉट एयर जो है वो अटैकिंग मोड में होता है, ठीक है, ये अटैकिंग मोड में होता है। और कोल्ड एयर जो होता है ये अटैकिंग मोड में नहीं होता, ये आराम से आ रहा होता है। तो इस बार पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन है? गर्म हवा। इसीलिए इसके कारण जो फ्रंट बनेगा इसको उष्ण वाताग्र कहते हैं, इसको वार्म फ्रंट कहते हैं, समझ गए। इसकी जो रेशियोज होती है इसकी, ये 1:100 से लेकर के 1:400 तक होता है। इसका मतलब भी आप समझ गए, यानी कि मिनिमम 100 किलोमीटर आगे जाएगा तो 1 किलोमीटर उठाएगा। तो जरा सा बताओ, ये देर से उठाएगा कि जल्दी उठाएगा? ये देर से उठाएगा, मतलब धीमे धीमे उठाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर जाने में टाइम तो लगेगा ना। और वो ठंडी वाला क्या 25 में ही उठा दे रहा था, तो जल्दी जल्दी उठाएगा, तो यहां बादल जल्दी बन जाएगा। और ये क्या है कि 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, तो ये क्या होगा, धीमे धीमे उठाएगा, तो बादल भी धीरे धीरे बनता रहेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर जो वर्षा होगी वो धीमी होगी। धीमी मतलब आराम से फुहारे टाइप वर्षा होगी, लेकिन बहुत देर तक होगी। देर मतलब कि 4-5 दिनों तक, 5-6 दिनों तक ये वर्षा होते रहेगा। तो जब जब वार्म फ्रंट बनता है तो वर्षा लंबे समय तक होता है, लेकिन उसका स्पीड धीमी होती है। और जब कोल्ड फ्रंट बनता है तो इतना जल्दी से बादल बन गया कि वो जल्दी से वर्षा भी करा देता है और तेजी वर्षा कराता है। तो इसमें तेज वर्षा होगा, इसमें धीमी वर्षा होगा, इसमें कम समय तक होगा, इसमें लंबा समय तक वर्षा होगा, समझ गए। तो ये था क्या, वार्म फ्रंट, समझ गए। अगला आपका फ्रंट क्या है, वो है अधिविष्ट फ्रंट। अभी इसमें देखिएगा, इसमें अधिविष्ट फ्रंट के अंदर में एक्चुअली क्या कि हवाओं का टक्कर नहीं होता, बल्कि अब ना वाताग्र ही बन चुका है। जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे जैसे मान लो कि ये कोई एक वाताग्र है और ये मान लो कि ठंडी वाताग्र है। ठंडी वाताग्र का मतलब समझ गए, जिसको आप लोग क्या कह रहे थे, शीत वाताग्र। शीत वाताग्र का मतलब समझ गए, इसमें कौन सा अटैकिंग मोड में था, इसमें कोल्ड एयर अटैकिंग मोड में था। तभी तो अभी तो पढ़ाया था ना कि शीत वाताग्र किसको कहते हैं, जिसमें ठंडी हवा अटैकिंग होता है। तो यहां पर ठंडी हवा जो है वो एक्टिव था बहुत ज्यादा। और दूसरा वाताग्र हम मान लेते हैं क्या, दूसरा वाताग्र भी यहां पर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, उष्ण वाताग्र है। इसका मतलब यहां पर क्या है, ये हवा नहीं बल्कि ये बना हुआ वाताग्र है, उष्ण वाताग्र है। उष्ण वाताग्र कहने का मतलब इसमें गर्म हवा अटैकिंग में था। अब ये ठंडी वाताग्र यानी शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र का आपस में टक्कर होता है, तो जो थर्ड नया वाताग्र बनता है उसी को अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। अब इसमें देखिए कि आप जानते हैं कि ऑब्वियसली ये उष्ण है, तो उष्ण जब टक्कर करेगा तो उष्ण ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये गर्म है तो ये हल्का है, ये ठंडा है तो भारी है। तो ये क्या करता है, अपने ऊपर इसको चढ़ा लेता है और चढ़ा के इसको ऊपर ले लेता है। तो जब ऊपर ले लेगा तो इसका धरातल से, धरातल मतलब जमीन से, इसका जो संपर्क है वो छूट जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब अधिविष्ट वाताग्र बनता है, नहीं तो छूट जाएगा, नहीं, जब अधिविष्ट वाताग्र बनता है तो इसमें जो उष्ण वाताग्र है उसका संपर्क धरती से छूट जाता है। क्यों, ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए एक वाताग्र है उष्ण और ये वाताग्र है शीत, तो जब ये आपस में टक्कर करेगा तो शीत वाला क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और उष्ण वाला क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जैसे मान लो यहां धरती से सटा हुआ ये आ रहा था, ये भी सटा हुआ आ रहा था, दोनों का संपर्क फिलहाल धरातल से है, लेकिन दोनों जैसे ही टक्कर करेगा तो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा ना, तो इसका संपर्क धरातल से छूट जाएगा उष्ण वाले का, और शीत वाले का धरातल के साथ संपर्क हो जाएगा। तो ये जो नया वाताग्र बनेगा इस तरह का दोनों के मेल से, वो कहलाता है अधिविष्ट वाताग्र, समझ गए। तीसरा है क्या, अस्थाई वाताग्र। अस्थाई वाताग्र किसको कहते हैं, अस्थाई वाताग्र में क्या होता है कि एयर जो होता है ना, मान लो कि ये ठंडी वायु है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ठंडी वायु है, और ये मान लो गर्म वायु है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, मतलब यहां पर अब टक्कर होना बंद हो जाता है। तो जब गर्म वायु और ठंडी वायु जब एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं तो यहां पर जो वाताग्र बनता है ये वाताग्र कहलाता है क्या, अस्थाई वाताग्र। यही 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं, समझ रहे हैं। और यही वाताग्र के कारण जो है, देखिएगा गेम क्या होता है ये भी जरा समझ लीजिएगा। ये जो वाताग्र बनता है ना, ये वाताग्र बनने का 6 स्टेज होता है, और यहीं से आपको चक्रवात का एक कंसेप्ट निकल के आएगा। वाताग्र बनता है 6 स्टेज में, कैसे, सो देखिएगा। 6 स्टेज आपको मैं बना के दिखाऊं। आपने अभी देखा था एक कंसेप्ट, इसको भी जरा सा पकड़ के रखिएगा तो क्लियर समझ में आएगा। ये क्या था, 60 से 65 जो लो प्रेशर का जोन था, और यहाँ पे 90 था जो ये हाई प्रेशर का जोन था।
और यहां पर क्या था, 30 और 35 का ये वाला बेल्ट था, याद करिए। ये क्या था, हाई प्रेशर का जोन था ना, हाई प्रेशर का जोन। तो आपने ये देखा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, तो हवा चलती है तो ये उत्तरी गोलार्ध में चल रही है, तो ये अपनी मूल डायरेक्शन से राइट मुड़ जाती है फेरल के नियम के अनुसार। तो ये वाला ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी। और ये वाला जो है ये इधर से इधर आएगा, तो ये भी तो उत्तरी गोलार्ध है ना, तो आपने अपने आप को इधर चलाओ, तो अब उसका राइट किधर पड़ेगा, इधर, तो ये ऐसे आएगी। ठीक है, अब ये दोनों का टक्कर यहां पर होना है, तो यहां पर ऑब्वियसली वाताग्र बनेगा। अब जो अटैकिंग मोड में होगा वैसा वाताग्र बन जाएगा। अगर शीत अटैकिंग में है तो शीत वाताग्र, गर्म हवा अटैकिंग मोड में है तो उष्ण वाताग्र। अब ये दोनों यहां देखिएगा ध्यान से, अटैकिंग मोड में है तो देखिएगा, जैसे मैं यहां से बना देता हूं, ये वाला जो है वो कौन सा हवा है, ये है उष्ण गर्म, इसी को उठा के मैं यहां रख लिया ऐसे। और ये वाला जो आ रहा है ये क्या है, शीत वाताग्र। तो एक स्टेज तो हो जाता है कि दोनों आमने सामने आकर के खड़े हो गए, समझ गए। जैसे आप लोग देखते हो ना कि जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो एक आर्मी उसकी ऐसे खड़ी हो जाती है, एक आर्मी अपनी, तो ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए ऐसे आके खड़ी हो गई। तो एक स्टेज तो होता है कि दोनों इन दोनों के आमने सामने, समझ रहे हैं। दूसरी क्या होगी, जरा सा देखिएगा कि ये वाला ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, और ये वाला जो है सो ऐसे घूमेगा। इसका ऐसे है डायरेक्शन और इसका ऐसे है, ये सर्कल होने वाला है एक्चुअली, क्योंकि ये ऐसे जाएगा ना और ये ऐसे आ रहा है। आपको नहीं लग रहा कि एक सर्कल जैसा बनेगा, ये इसका दूसरी स्टेज हो जाता है कि जब ये एक दूसरे को घुमा लेता है। तीसरी आप देखिएगा कि ठंडी हवा जो है वो ऐसे मुड़ मुड़ करके इसको बार बार क्या करेगा पता है, इसको धक्का दे करके ऊपर की तरफ करेगा। तो तीसरी क्या हो जाएगा कि ठंडी हवा जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला गर्म हवा बन जाएगा ऐसे, ये वी शेप में बन जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, वार्म है, और ये जो है वो क्या है, कोल्ड है। अब समझते रहिएगा, एक स्टेज ऐसे, दूसरा स्टेज ऐसे घुमा लिया, तीसरा स्टेज ये दोनों एक दूसरे के पास आ गया। इसका अगर आप चौथा स्टेज देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये और पतली हो जाएगी। और पतली कैसे हो जाएगी, ये ठंडी वाला और इसको धक्का देगा, क्योंकि आप जानते हैं ना गर्म हल्का होता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ठंडा वाला आएगा वैसे वैसे ठंडा वाला तो नीचे होता जाएगा और गर्म वाले को ऊपर चढ़ाता जाएगा। तो धरती पर धीरे धीरे एरिया किसका बढ़ता जाएगा, ठंडी वाले का, क्योंकि ठंडी वाला नीचे रहेगा और गर्म वाले को धक्का दे दे के ये ऊपर चढ़ाता जाएगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर चढ़ती है, तो गर्म हवा ऊपर चढ़ता चला जाएगा और ठंडी जो है वो नीचे फैलता जाएगा। तो धरती पर एरिया किसका बढ़ता चला जाएगा, ठंडी हवा का। तो देखना कि ये गर्म जो है, अभी एक ठंडी क्या हो जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा, तो गर्म और कम हो जाएगा, तो गर्म का एरिया कम होता जाएगा। ये वार्म फ्रंट है, गर्म का एरिया कम होता जाएगा और ठंडी का एरिया बढ़ता जाएगा। ये चौथा स्टेज हो गया। पांचवा स्टेज में एकदम पतला हो जाएगा नहीं, और छठा स्टेज में क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे में ठंडी हवा फैल जाएगी धरातल पर, और गर्म हवा जो है सो इसके ऊपर तैरने लगेगी नहीं, और इसके ऊपर जब गर्म हवा तैरने लगेगी तो वही चक्रवात बनेगा आगे जाकर के। समझ, तो सिचुएशन क्या है जानते हैं कि यहां पर ये 6 स्टेज में वाताग्र बनता है, और जिस समय ये हो गया इस समय समझ जाइए कि पूरी की पूरी गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा सतह पर। तो ये 6 स्टेज में जो है वो इस तरीके के वाताग्र को बनता है। ठीक, अब जरा सा समझिएगा चक्रवात। ठीक है, तो चक्रवात क्या होता है ये देखा जाए, समझिएगा चक्रवात को। ठीक, देखिए चक्रवात जो है ना, पहले हम लोगों ने किताबों में मैंने बहुत पढ़ी, तो चक्रवात मुझे कभी समझ में नहीं आता था। एक एग्जाम्पल से अपना बात करूं, शायद आपको समझ में आ जाए। तो एक बार ना मैं अपने दीदी के घर गया हुआ था, तो हमारे दीदी के एक देवर हैं, समझ रहे हैं, तो उन्होंने बार बार वो क्या कहते थे, किसी से भी लड़ते थे तो उनका एक पेट डायलॉग था ना कि चक्रवात ला देंगे। तो चक्रवात ला देंगे मतलब क्या, वो गुस्से में है, पूरा गर्म है, तो जानते हो ना गर्म होना मतलब टेम्परेचर हाई होना, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो हो जाता है। तो जहां पर ये चिल्ला रहे थे वहां का प्रेशर क्या, ऐसे समझिए कि गर्म है तो एक्चुअली क्या है, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो। तो जब ये चिल्लाते थे चक्रवात ला देंगे, चक्रवात ला देंगे, तो पूरे गांव के लोग सोचते थे कि ऐसा क्या हो गया भाई, तो ये दौड़ करके ऐसे ऐसे लोग इनके पास आ जाते थे नहीं, क्योंकि उधर तो ऐसा लड़ाई हंगामा नहीं हो रहा है ना, तो उधर का टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई है, यहां पर ये टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है, तो लोग वहां से दौड़ करके इधर आते थे। वही दिन हमें समझ में आया चक्रवात क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो कि जैसे मान लो कि ये मरुस्थल है, मरुस्थल, ठीक है, और मान लो गर्मी का समय है, तो मरुस्थल के, और ये वाला मान लो कि पूरा अच्छा एरिया है जो जमीन वाला हिस्सा है, ये वाला
ऐसे समझ लीजिए। अब मान लो कि सूर्य जो है वो गर्म कर रहा है धरती को, सूर्य की प्रकाश जो है धरातल पर आ रहा है, तो ये मरुस्थल है, तो यहां रेत रेत है। तो जब रेत रेत है तो क्या कहोगे इसको कि ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, मतलब इसकी टेम्परेचर हाई हो जाएगी, और टेम्परेचर हाई होगी तो यहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो ये जगह खाली हो जाएगा। खाली मतलब यहां पर प्रेशर वेरी लो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां मरुस्थल तो नहीं है, तो स्थिति क्या होगा कि यहां पर टेम्परेचर उतना हाई नहीं, टेम्परेचर लो रहेगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके चारों ओर जो है वो हाई प्रेशर का बेल्ट बना हुआ है और यहां पर लो प्रेशर का बेल्ट बना हुआ है। तो हवा जो है कैसे बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ऐसे 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 ऐसे। समझ रहे हैं? तो पहला पॉइंट अभी समझिएगा, ये एक्चुअली चक्रवात नहीं है, चक्रवात ऐसे नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप देखोगे कि यहां पर केंद्र जो है, पहला पॉइंट ये समझिएगा कि जब केंद्र में निम्न वायुदाब हो, केंद्र में क्या हो बताओ, निम्न वायुदाब। ठीक है, केंद्र में निम्न वायुदाब हो, ठीक, और यहां पर इसके चारों ओर, इसको क्या बोलेंगे, परिधि, है ना, कहीं पर वृत्त बना हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि। तो दूसरा क्या शब्द है, परिधि। परिधि के ऊपर में, परिधि मतलब इसके चारों ओर, इसके परिधि के ऊपर में क्या, उच्च वायुदाब हो, हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो। ठीक, तो हवा कैसे चलेगी, परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा कंसेप्ट, समझिएगा इस चीज को। जैसे देखिएगा कि यहां पर एक केंद्र था, निम्न प्रेशर था, और यहां पर क्या था, हाई प्रेशर था चारों ओर। तो एक्चुअली क्या है कि यहां से यहां तक पूरा हाई और अचानक से यहां लो, ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे प्रेशर लो होता जाएगा। तो जैसे मान लो कि यहां पर 1000 मिलीबार क्या है, प्रेशर है यहां पर, इसके थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो, और कम हो जाएगा। यहां मान लो कि 996 मिलीबार है, और अंदर आओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो 900 कितने हैं, 992 मिलीबार है। तो जैसे जैसे हम अंदर आएंगे प्रेशर घटता जाएगा, यहां पर आके बहुत कम हो जाएगा। तो हवा जब यहां से चलेगी तो इसका टारगेट क्या है, अच्छा आप याद करो, ये वाला हवा जो हम इधर से बाहर है ना, तो आप इन्हें ये देखा होगा कि हवा जब चलती है तो इधर से ऐसे राइट मुड़ जाती है, और वो वाला भी अपना राइट मुड़ जाता है। तो जरा सा ध्यान से देखोगे कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो तो उसका डायरेक्शन ऐसे राइट रहेगा नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन जो है हवा चलने का, वो कुछ ऐसे चलेगी, देखो ऐसे, है ना, राइट मुड़ता जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हवा क्या होता है ना कि इसका टारगेट यहां से चल करके यहां पहुंचना है, लेकिन इससे लो यहां है ना, तो पहला टारगेट क्या रहेगा कि पहले यहां पहुंच जाए, फिर यहां से यहां पहुंच जाए, और फिर यहां से यहां पहुंच जाए। टारगेट तो यही रहेगा। तो ये जो है सो इस तरीके से चलता हुआ आएगा, देखो ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? तो एक्चुअली जो हवा चलती है ना, फिर यहां से जब आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, गोल गोल चलता हुआ आएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर यहां पर आ जाएगा। तो एक्चुअली यहां पर जैसे ही ये आएगा ना, तो स्थिति क्या होगा कि यहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई है कि गर्म होकर के हवा फिर ऊपर उठ जाएगी। तो यहां पर पहुंचने से पहले, केंद्र पर पहुंचने से पहले गर्म होकर ये क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो यहां पर हमेशा जो है वो निम्न वायुदाब मतलब लो प्रेशर बना रहेगा, और यहां से हवा चलेगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, यहां से हवा चलेगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है ना कि यहां से जो हवा चलती है वो कुछ ऐसे गोल गोल चलती है, ऐसे 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 गोल गोल चल चल के आती है, चक्करों में आती है। इसीलिए अपने गांव में देखा होगा कि हवा जो है वो तेजी से ऐसे चलते हुए आता है, और आसपास के धूल वूल को पहले, जैसे मान लो कि यहां से चल करके यहां आना है, तो पहले वो ऐसे चक्कर काटेगा, और ऐसे चक्कर काटते काटते धीरे 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 यहां पहुंचती है। और देखोगे कि जब वो ऐसे घूमता है तो आसपास के धूल को भी साथ में घुमाते हुए लाता है, और घुमा करके लाके केंद्र पर जैसे पहुंचेगा तो यहां पर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो अपने साथ धूल को लेकर पूरा ऊपर उठाता है, जो आपके आंखों में आकर के पड़ता है, वही चक्रवात है। चक्रवात का मतलब क्या है कि चक्रवात का अब डेफिनेशन आप समझिएगा। चक्रवात का पहला डेफिनेशन ये रखिएगा दिमाग में कि इसके केंद्र जो होते हैं वो निम्न वायुदाब का होता है, और इसका जो परिधि होता है वो उच्च वायुदाब का होता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है। नहीं, ये पूरा सिस्टम चलेगा तो केंद्र, ये पूरा, एक तो ये अपने अक्ष पर ही घूमता है ऐसे ऐसे हवा, इसको बोलते हैं एक्सियल गति, यानी एक्सियल मोशन है इसके पास, एक्सियल मोशन। नहीं, तो एक तो ये अपने अक्ष पे ही घूमते रहता है और साथ में पूरा सिस्टम भी चलता है। जैसे ऐसे समझिए, आपने ये देखा होगा कि पृथ्वी जो है वो क्या करती है पता है, एक तो अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है और साथ में ऐसे भी चलती है। ठीक उसी तरीके से ये ऐसे भी घूमते रहती है और आगे की तरफ भी बढ़ते रहती है, चक्रवात।
समझ रहे हैं? तो चक्रवात का पहला पॉइंट क्या दिमाग में रखोगे कि इसका केंद्र जो है वो निम्न वायुदाब और इसका परिधि उच्च वायुदाब, और ये सर्कुलर में ऐसे ऐसे घूमते रहता है और घूमते 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 ये आगे की ओर भी बढ़ता रहता है। समझ रहे हैं? गांव में इसी को कई बार बवंडर कह दिया जाता है कि बवंडर आ गया। तो बवंडर में क्या होता है कि ऐसे ऐसे हवा आया, खूब धूल उठाया, और खास करके खेत खलिहान में मिलेगा कि गेहूं की भूसी उसी रखा होगा, तो आप देखोगे कि हवा जो है पूरा आएगा, ऐसे पूरे भूसी को लपेट करके और पूरा ऊपर तक उड़ा देगा। यही कंसेप्ट यहां पर होता है। समझ गए? यही होता है क्या बताइए? यही होता है चक्रवात। समझ गए? अब जरा सा चक्रवात का 2-3 पॉइंट और याद रखेंगे, फिर हम आगे कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है? जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिएगा, चक्रवात जैसे मान लो कि ये वाला 0 डिग्री वाला ये मतलब ये तो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया क्या? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो आप एक चीज देखोगे ध्यान से कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनता है, अभी हमने दिखाया था, इसकी जो डायरेक्शन होती है हवा घूमने की वो ऐसे होती है। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे। ठीक है? तो इस पर ना आप ऐसे घड़ी रख के देखो, तो यहां पर आपने घड़ी में देखा होगा कि यहां 12 बजता है, यहां 1, यहां 2 ऐसे करके, और घड़ी की जो सुइयां हैं वो ऐसे चलती हैं। तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है लेकिन चक्रवात ऐसे चल रही है। तो ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रवात घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जब भी चक्रवात बनेगा तो ये घड़ी के सुई के दिशा में घूमती है। पहला ये चीज को दिमाग में रखिएगा ध्यान से। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के दिशा में। यानी यहां चक्रवात बनेगा तो चक्रवात कैसे घूमेगा? ऐसे। और यहां जो चक्रवात बनता है वो कैसे घूमता है? ऐसे। समझ गए? दूसरी चीज आप ये याद रखिएगा कि अगर चक्रवात का डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में ऐसे है तो प्रति चक्रवात का कैसे हो जाएगा? प्रति चक्रवात का मतलब ही होता है चक्रवात का उल्टा। तो ऑब्वियसली उत्तरी गोलार्ध में अगर प्रति चक्रवात बनेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा नहीं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज इसमें बनेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें प्रति चक्रवात का डायरेक्शन क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। दूसरी चीज आप ये भी समझ के रखिएगा कि ये जो चक्रवात है ना, तो अब इतना तो चक्रवात समझ गए, चक्रवात का दिशा भी समझ में आ गया। चक्रवात यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज। प्रति चक्रवात यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? देखिएगा, आपको ये और क्लियर होगा। चक्रवात, प्रति चक्रवात। देखिएगा, ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात, ये चक्रवात 2 तरह का होता है। एक होता है शीतोष्ण चक्रवात। क्या? शीतोष्ण चक्रवात, जिसके लिए इंग्लिश शब्द है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन। और दूसरा क्या है? उष्ण चक्रवात। क्या? उष्ण चक्रवात। उष्ण चक्रवात के लिए इंग्लिश शब्द क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है? ये देखिएगा, जनरली जो है वो शीतोष्ण चक्रवात हम किसको कहते हैं, ये जरा सा मैं आपको यहां बना कर दिखाऊं शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है, फिर हम उष्ण चक्रवात को भी देखेंगे। देखो यहां पर शीतोष्ण और उष्ण तो बनता है, शीत चक्रवात नहीं बनता, ठंडी चक्रवात नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सो देखेगा। शीतोष्ण का मतलब क्या है? शीत प्लस उष्ण, मतलब गर्मी ठंडा मिला हुआ। यहां पे सिर्फ गर्म। उष्ण मतलब गर्म, यानी गर्म चक्रवात, गर्म ठंडा मिला हुआ चक्रवात। और लेकिन शीत चक्रवात नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अभी आपको यहां पर समझ में आएगा। ये देखिए क्या है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री। यहां पर क्या होता है? 30-35 का एक बेल्ट होता है, मैंने आपको बताया था अभी। तो 30 और 35 वाला जो बेल्ट होता है ये हाई प्रेशर का जोन होता है। यहां पर 60 और 65 का एक बेल्ट होता है, 60 और 65 का। ये जो होता है वो क्या होता है? लो प्रेशर का जोन होता है। और ऊपर में क्या होता है? हाई प्रेशर का जोन होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है ना, ऐसे 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 ऐसे। और इसका कैसे? तो इसका भी ऐसे ऐसे होता है ना। तो आप देखो गौर से, तो ये वाला गर्म हवा है और ये वाला ठंडी हवा है। तो गर्म और ठंडी मिल के जो यहां पर बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा? शीतोष्ण होगा, मतलब गर्म प्लस ठंडी शीतोष्ण। तो 60 और 65 के आसपास में जो चक्रवात बनता है वो शीतोष्ण चक्रवात होता है। ये शीतोष्ण चक्रवात होता है। समझ रहे हैं? शीत चक्रवात नहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर से शीत वाला जो हवा है वो तो इसमें आ जा रहा है, यहां पर कोई दूसरी हवा आने वाला है ही नहीं।
तो यहां पर अकेले जब हवा ही नहीं है तो यहां चक्रवात कैसे बनेगा, क्योंकि यहां वाला हवा तो इधर बह रही है, तो यहां पर कोई चक्रवात का फॉर्मेशन नहीं होगा। चक्रवात यहां बनेगा जो शीतोष्ण हो जाएगा। अच्छा, इधर से आप देख रहे हो क्या कि इधर से क्या यहां हाई है तो ऑब्वियसली यहां भी लो है, तो इधर से भी हवा आ रही है और यहां पर भी तो हाई बनेगा 30 और 35 का। नहीं समझे, 30 और 35 का हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा इधर भी आता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल ये इतना दूर तक नहीं बनता, क्यों नहीं बनता वो भी समझिएगा। लेकिन यहां भी तो गर्म और गर्म हवा आपस में टकराती है नहीं, और आप जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है और सागर ज्यादा है, तो यहां वाला जो है वो आर्द्रता ज्यादा लेकर के आएगा और यहां वाला आर्द्रता कम लेके आएगा। बेशक से दोनों का तापमान लगभग बराबर है, लेकिन आर्द्रता को लेके तो अंतर है ना। तो ये दोनों जब भी टक्कर करेगा तो यहां पर भी क्या होगा, एक चक्रवात बनेगा। तो दोनों गर्म है तो क्या होगा, उष्ण चक्रवात। और इकट्ठा हवा कहीं पर मिलता ही नहीं है, ये दो ही पॉइंट है जहां पर हवा आकर के मिलती है और यहीं पर चक्रवात जो है वो टक्कर से बनेगा। नहीं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। आई होप समझ गए होंगे कि शीत चक्रवात क्यों नहीं बनता, क्योंकि शीत के पास में दो विपरीत प्रकार के हवा का यहां पर मिलन ही नहीं होता, इसलिए यह संभव है ही नहीं। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझे किसको, शीत चक्रवात को। ठीक है, तो शीत चक्रवात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जरा सा देखिएगा ध्यान से। शीत चक्रवात को अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है, नहीं तो कंसेप्ट आपका ना खराब हो जाएगा। तो आप जानते हैं ना, आपको हमने बताया हुआ है, प्रेशर बेल्ट में आपको हमने पढ़ाया था, आइसोलेशन में भी आपको पढ़ाया था कि मार्च और सितंबर ये 2 महीने ऐसे हैं साल का जिस समय सूर्य अपनी प्रकाश ऐसे गिराती है, किस पर, इक्वेटर पर, एकदम लंबवत। समझ रहे हैं। तो ध्यान से समझ कर रखिएगा कि अभी महीना जो है वो मार्च का है या सितंबर का है, यही 2 ही महीने पे ध्यान। पूरे साल का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट बना लीजिएगा। ध्यान रखिए कि अभी महीना चाहे तो मार्च का है या सितंबर का, इसमें भी पकड़ लीजिए चलिए सिर्फ मार्च का ही महीना है, तो मार्च का महीना। अच्छा, ऊपर में क्या होता है बताओ, ऊपर में जो होता है वो कर्क रेखा होता है 23.5 पर, 23.5 डिग्री उत्तर पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे पर क्या होता है, मकर रेखा, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो मार्च में जो है वो सूर्य अपना पूरे के पूरे जो है वो कर्क रेखा पर चमकता है, सीधा बिल्कुल कर्क रेखा पर ऐसे चमकता है। समझ रहे हैं। फिर सूर्य क्या करता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे डेट बढ़ता है, मार्च से अप्रैल मई जून, सूर्य धीरे धीरे ऐसे होते जाती है, ऐसे अपना मैक्सिमम लाइट ऐसे ऊपर की तरफ देते जाती है और जून में आकर के पूरा लाइट जो है वो यहां पर पेंडिकुलर हो जाता है, किस पर, ये जून में कर्क रेखा पर। और फिर जैसे ही जून के बाद होता है तो सूर्य जो है वो वापस लौटने लगती है, फिर से सितंबर आ जाता है तो फिर सूर्य यहीं आ जाती है। तो 3 महीने तक जाने में और 3 महीने तक आने में 6 महीने सूर्य जो है वो कहां चमकती है, उत्तरी गोलार्ध में। इसी को कहा जाता है सूर्य का क्या होना, उत्तरायण होना। ठीक है, फिर जब सोचो कि मार्च से जून तक गई और जून से सितंबर तक लौट गई, अब फिर 3 महीने कहां, नीचे जाएगी। समझ रहे हैं, और 3 महीने फिर ऊपर वापस आएगी। ठीक है, तो जरा सा देखना कि 6 महीने अगर यहां, तो 6 महीने सूर्य कहां, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणायन। तो सूर्य जिस समय दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। जब सूर्य दक्षिणायन होगी तो यहां गर्मी पड़ेगी, और जब यहां गर्मी पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने यहां 6 महीना सितंबर से मार्च तक ठंडा का समय रहता है, क्योंकि सितंबर से मार्च तक सूर्य ऐसे इधर होता है। और फिर देखेंगे आप क्या कि मार्च से लेकर के कहां तक, सितंबर तक अपने यहां गर्मी पड़ता है, क्योंकि सूर्य उस समय उत्तरायण हो रहा होता है। समझ रहे हैं। तो इसीलिए 6 महीना गर्मी और 6 महीना ठंडा का मौसम बना रहता है। ये आप समझ गए। सूर्य जो है वो इकट्ठा एक जगह पर ऐसा नहीं चमकते रहता। ठीक, अब इसके बाद जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या, जरा सा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि अभी मार्च का समय है, बिल्कुल मार्च, इसका मतलब क्या है, सूर्य जो है वो यहां पर चमक रही है बिल्कुल। तो यहां पर क्या है 30 से 35। अब कर्क में मकर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है वो प्रेशर बेल्ट बना रहे हैं 30 से 35, जहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है नहीं। और जब यहां पर सोचो जरा सा कि ये 5 डिग्री ले लेता हूं, जैसे 30 से 35 कैसे 5-5 का डिफरेंस में ले रहे हैं, तो यहां भी 5-5 के डिफरेंस में ले ले, 0 से 5 और ये 5। ये वाला सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है ये वाला, क्योंकि मार्च का महीना है। जब मार्च का महीना है तो सूर्य का प्रकाश इसको मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ के जो हवा है वो गर्म होकर सारा का सारा ऊपर उड़ गया है।
तो ऊपर उड़ गया है तो यहां पर हवा है नहीं कि हलचल होगी, तो ये वाला एरिया बिल्कुल शांत एरिया है क्योंकि हवा नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग डोलड्रम बोलते हैं, डोलड्रम। तो ये शांत होने की वजह से इस एरिया को हम लोग डोलड्रम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा देखिएगा यहाँ हाई प्रेशर, वैसे ही 30 और 35 पर यहाँ भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, नहीं समझे, और 60 और 65 पर इधर भी क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, 60 से 65, और यहाँ पर 90 पोल है, यहाँ पर भी वही रहेगा, 60 से क्या 65, ये 60 से 65, और यहाँ पर पोल रहेगा। और अब जानते हैं कि लो प्रेशर का जोन होता है, ये हाई प्रेशर का जोन होता है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो आप एक चीज जानते हो ना कि हवा जो है वो ऐसे भागेगी, इधर ऐसे भागेगी, ठीक है, और इधर से ऐसे आएगी। तो जब मार्च के समय में आप ध्यान से देखिएगा कि जब मार्च है तो मार्च के समय में ये दोनों हवाओं का टक्कर कहां पर हो रहा है, 60-65 पर नहीं, और टक्कर किसका हो रहा है, गर्म हवा का और ठंडी हवा का। तो मतलब उष्ण प्लस शीत क्या हो गया, शीतोष्ण। तो ये 60 और 65 के बीच में जो हवा टक्कर करेगा तो यहां पर वाताग्र बनेगा कि नहीं, और जब वाताग्र बनता है तो वाताग्र का 6 स्टेज होता है। 6 स्टेज कैसे होता है, अभी हमने आपको समझाया था। लास्ट स्टेज में क्या होता है कि हवा गर्म वाला बिल्कुल ऊपर जाकर घूमने लगती है ऐसे। तो ये चक्रवात है कि नहीं है, चक्रवात है। तो आप ध्यान से देखोगे तो मार्च के महीने में जो चक्रवात बनता है, कौन सा चक्रवात, ये शीतोष्ण चक्रवात। ये शीतोष्ण चक्रवात 60 और 65 के बीच में बनता है। कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहीं पर टक्कर होगा। ठीक, दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे जून होने, अच्छा दूसरा चीज और देखिएगा कि ये वाला हवा इधर भी तो आ रही है ना, मूल डायरेक्शन इसका ऐसे है तो राइट किधर पड़ेगा अपना, उधर। तो ऐसे आ रही है इधर से हवा, हाई टू लो, तो यहां भी तो हाई प्रेशर का जोन है तो इससे भी तो हवा इधर जाएगी, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ती है ऐसे। तो एक बात आप देखिए तो कि यहां पर जो है क्या हो रहा है, हवा कन्वर्ज हो रही है कि नहीं कन्वर्ज हो रही है, कैसा कन्वर्ज हो रही है, तो ये भी ट्रॉपिकल हवा है और ये भी ट्रॉपिकल हवा है, मतलब ये भी उष्ण है और ये भी उष्ण है। तो इसको, इसी को कहा जाता है, यहां पर दोनों हवाएं मार्च में कन्वर्ज होती है। कहां पर, मार्च में कन्वर्ज कहां पर होती है, इस जीरो पर, है ना। तो इसी को कहा जाता है ITCZ, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी दो आपस में ही जो ट्रॉपिकल हवा है उसका कन्वर्ज होना, एक पॉइंट पर आना, इसी को ITCZ कहा जाता है। तो मार्च में ITCZ कहां पे रहता है, यहां पर। और आप जानते हैं कि 3 महीने है ना, जैसे कि अप्रैल मई जून तक कहां जाती है, 23.5 पर, और फिर वापस। तो जरा सा देखो कि 1 महीने बाद अब जीरो से कितना, 23.5 तक नहीं, और कितने टाइम लगता है, 3 महीने। तो बताओ 1 महीने में कितना ट्रेवल करेगा। अगर 3 महीने में सूर्य लगभग 23.5 को 24 मान लें, क्या एग्जैक्टली 24 मान लेते हैं, आधा डिग्री का तो फर्क है कैलकुलेशन के लिए। तो मान लो कि 24 डिग्री पर जो है वो क्या, सूर्य जो है वो जून में आती है और मार्च में यहां से है, तो इसका मतलब 3 महीना इसको यहां तक यहां आने में लग जाता है। तो बताओ 1 महीने में कितना ट्रेवल करेगी, 8 डिग्री। तो एक्चुअली क्या होगा कि अप्रैल में ये वाला जो सूर्य है वो यहां न चमक करके यहां चमकेगी, तो यहां जब चमकेगी तो यहां पर उतनी गर्मी क्षेत्र नहीं रहेगा, गर्मी क्षेत्र कहां बन जाएगा, यहां पर। तो अब हवा जो है वो इसको पार करके यहां आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर यहां है तो यहां लो प्रेशर हो गया, तो हवा जो अब है जीरो को पार करके इधर आ जाती है, इस साइड, ठीक है, और ऊपर से जो हवा आ रही है वो यहीं पर मिल जाती है। तो अब तो हवा यहां कन्वर्ज हो रहा है ना, तो ये वाला हो गया ITCZ, ITCZ। मई में जो है वो थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी, तो हवा जो है वो क्या, अब तो लो प्रेशर यहां बन गया, तो यहां से हवा यहां आएगी और यहां से लंबा दूरी करके यहां आ जाएगी, तो अब ITCZ यहां हो जाएगा, नहीं समझे। तीसरा, जून में ITCZ यहां बन जाएगा। तो ICTCZ जो है वो 3 महीने तक कहां, बताओ, ऊपर की तरफ खिसकती है, फिर 3 महीने वापस नीचे तक आती है, फिर 3 महीने नीचे आ जाती है, फिर 3 महीने यहां आ जाती है। तो ये ITCZ सालों भर खिसकते रहती है। मार्च और सितंबर में ITCZ सिर्फ जीरो पे रहता है और बाकी महीने में वो खिसकते रहेगा। उत्तरायण होगी सूर्य तो उत्तर की तरफ, दक्षिणायन होगी तो दक्षिण की तरफ। ये याद रखिएगा कि डोलड्रम हमेशा इसी क्षेत्र को कहते हैं, डोलड्रम इसी क्षेत्र को कहते हैं, लेकिन ITCZ जो है उसकी पोजीशन बदलते रहती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हम कहते हैं ना माँ और स्त्री, है ना, दुनिया की हर माँ स्त्री होती है, किसी की माँ पुरुष नहीं होती। दुनिया की हर माँ स्त्री होती है, लेकिन हर माँ जो हर स्त्री माँ नहीं होती।
उसी तरीके से हर डोलड्रम ITCZ है, लेकिन हर ITCZ डोलड्रम नहीं है। मतलब कि डोलड्रम सिर्फ 0 से 5 के ही बीच में रहता है हमेशा, ठीक है, और ITCZ जो है वो खिसकते रहती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो शीत वाला बताओ कहां पर बनेगा, यहां तो उष्ण का टक्कर हो रहा है ना, तो यहां पर जहां जहां पर उष्ण हवा टक्कर करेगी, ठीक, वो क्या बनेगा, उष्ण चक्रवात। और जहां शीत और उष्ण टक्कर करेगी वो क्या बनेगा, उष्ण। तो जरा सा देखिएगा, एक चीज और कंसेप्ट को समझ कर रखिएगा। अब आपको शायद कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा पॉइंट, अब एक बार और साफ करके इसको बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 0 डिग्री था, और 0 से कहां तक बताओ, 5 तक, ये तो डोलड्रम रहता है, डोलड्रम रहता है। ये क्या है, 30 से 35 हाई प्रेशर वाला, नहीं, ये क्या है 60 से 65 लो प्रेशर वाला, नहीं समझे, और ये क्या है 90, ठीक है। तो मार्च का जिस समय महीना है, समझ रहे हैं, तो ये जो शीतोष्ण चक्रवात है वो यहां बन रहा है। अब जरा सा देखिए कि जैसे जैसे अप्रैल होगा तो ITCZ ऊपर आ जाएगा, मई में और ऊपर आ जाएगा, जून में और ऊपर आ जाएगा। तो जब सूर्य ऐसे बढ़ रही है तो ये वाला भी क्षेत्र क्या होगा, ऊपर की तरफ खिसकेगा, समझ रहे हैं। तो जब ये जून होने लगता है तो ये भी ऊपर खिसक के लगभग 70 तक भाग जाता है। तो याद रखिएगा कि जिस समय ITCZ ऊपर की ओर जाने लगता है तो चक्रवात जो यहां शीतोष्ण बन रहा है वो भी थोड़ा और ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो गर्मी के समय में जो यहां पर शीतोष्ण चक्रवात बनता है तो वो कहां तक चला जाता है, 70 डिग्री तक। तो 60 से 70 डिग्री तक के बीच में भी चक्रवात बनता है, समझ रहे हैं। और जब वही ठंडा का समय आ जाता है अपने यहाँ, तो एक्चुअली सूर्य नीचे की तरफ खिसक रही होती है, तो ये और नीचे आ जाता है, तो ये वाला बेल्ट जो है वो 50 तक आ जाता है, समझ रहे हैं। तो 50 से 60 के बीच में भी चक्रवात बनता है। कब, ये शीत ऋतु में, ये ग्रीष्म ऋतु में, समझ रहे हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में। और जिस समय मार्च और सितंबर होता है तो उस समय एग्जैक्टली 60 और 65 के बीच में। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो देखा जाए तो मिनिमम कितना है 50 और मैक्सिमम कितना है 70। तो 50 और 70 के बीच में जो चक्रवात आता है ना, वो जनरली कौन सा चक्रवात होता है, ये शीतोष्ण चक्रवात होता है। अगर आप थोड़ा सा समझ गए होंगे दिमाग लगा के तो भी आप समझ गए होंगे कि गर्मी के टाइम में इस जोन में बनेगा, ठंडी के टाइम में इस जोन में बनेगा, नहीं। और जब क्या कहते हैं, जब ये मार्च और सितंबर रहेगा तो 60 और 65 के बीच में बनेगा। इस चक्रवात को हम लोग शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, समझ गए। अब जरा सा देखिएगा, उष्ण चक्रवात को भी जरा समझा दूं, फिर इसको मैप पे लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात और समझिएगा, आपको हमने पढ़ाया था कि यहां पर ट्रेड विंड चलता है और इसमें पछुआ पवन चलता है। तो पछुआ पवन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है उसका डायरेक्शन धीरे धीरे पश्चिम हो जाता है, समझ रहे हैं, सॉरी पूरब हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो जरा सा एक चीज देखिएगा कि यहां पर जो भी चक्रवात बनेगा तो पछुआ पवन इसको धक्का दे के कहां ले जाएगा, पूरब की तरफ, नहीं। तो याद रखिएगा दो बात एकदम क्लियर कट, कि जो शीतोष्ण चक्रवात होता है ना, वो मैक्सिमम आपको मिनिमम 50 और मैक्सिमम 70 डिग्री के बीच में ही बनेगा, यही शीतोष्ण चक्र का स्थान होगा। दूसरा, इसकी जो दिशा होती है शीतोष्ण की, वो इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पछुआ पवन। जो पछुआ पवन इसको धक्का दे करके कहां से कहां, पश्चिम से पूरब की ओर ले जाती है, समझ गए। यही है आपका क्या, शीतोष्ण चक्रवात। अब शीतोष्ण चक्रवात को मैं आपको मैप पे समझाऊं तो आपको क्लियर कट ये भी दिख जाएगा, ठीक है। आप एक चीज क्लियर कट करके रखिएगा कि कभी भी इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि चक्रवात को अगर समझ गए, शीतोष्ण चक्रवात को, तो पहला चीज तो कि आप डिग्री को याद रखो। अगर आप डिग्री को याद रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे देखो, आप जानते हैं कि भारत जो है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है, और शीतोष्ण चक्रवात जो है वो 50 से 70 के बीच में आता है। तो भारत में तो इसकी कोई चांस अभी नहीं है, आएगा, उसका भी चक्कर आएगा। वो क्यों आ जाता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। कभी कभी शीतोष्ण भी भारत में दिख जाएगा, वो कैसे दिखता है सो समझिएगा। पहले आपको समझना है कि ये ऊपर में ही घटना होगा, समझ रहे हैं। तो देखिएगा एक्चुअली होता क्या है कि नीचे से जो ये गर्म हवा जाती है, समझिएगा इसको, है ना, नीचे से जो ये गर्म हवा जाती है, समझ रहे हैं, ये देखिए नीचे से जो ये गर्म हवा जाती है, इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक।
देखिए नीचे से जो ये गर्म हवा जाती है ना, देखिए ऐसे, ये गर्म हवा, ठीक है, नीचे से ये गर्म हवा जा रही है, अपने मूल डायरेक्शन से राइट मुड़ गई है नीचे वाला। और आप जानते हैं कि ऊपर से जो हवा आती है वो कैसी आती है, ठंडी हवा आती है। तो ऊपर से जो हवा आ रही है वो ठंडी हवा आ रही है, ठीक। अब ये दोनों ऊपर से कहां से आ रही है, देखिएगा, ये आ रही है ग्रीनलैंड और आइसलैंड को होते हुए। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड से होते हुए जो हवा आती है ये ठंडी हवा होती है, समझिएगा इस चीज को। और नीचे से जो जा रही है ये गर्म हवा है। हम ये बात किसका कर रहे हैं, अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक का कौन सा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा। तो उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड और आइसलैंड से आने वाली ठंडी हवा और नीचे से जाने वाली गर्म हवा जब इस क्षेत्र में यहां पर टक्कर करेगी तो यहां पर एक चक्रवात बनेगा, ठीक है। और ये चक्रवात का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में बन रही है, तो यहां पर एक चक्रवात होगा, ठीक। अब ये चक्रवात जो है वो उसकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब। तो ये चक्रवात क्या करती है कि पश्चिम से पूरब जाने का मतलब कि इस क्षेत्र में जाना नहीं, इस क्षेत्र में जाना। तो ये पश्चिम से पूरब जो है वो कहां चली जाती है, तो ये चली जाती है किधर, पश्चिमी यूरोप में, ठीक। तो ये पूरा पश्चिमी यूरोप में पहुंच जाती है। और पश्चिमी यूरोप में यहां पर आकर के अपने साथ देखो सागर पे बना है, ऑब्वियसली देखो यहां से ठंडी हवा, यहां से गर्म हवा, यहां साइक्लोन बना, तो ये अपने साथ क्या करेगी, अटलांटिक महासागर से आर्द्रता उठा लेगी और आर्द्रता उठा करके ये यहां पर जाएगी। और आप जानते हैं कि यहां पर किनारे पे कुछ पहाड़ पर्वत होते हैं, तो ये पर्वत से जाकर के टकराएगी। पर्वत से जैसे टकराएगी तो यहां पर संघनन की क्रिया हो जाएगी। संघनन का क्रिया होने का मतलब बादल का निर्माण, और यहां